बस एक बार सोचिए, एक ऐसी छोटी सी आयुर्वेदिक फार्मेसी जो देखते ही देखते इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स में से एक बन गई। इसकी शुरुआत किसी फैंसी हाईटेक लैब या एसी बोर्डरूम से नहीं हुई थी, बल्कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से हुई। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एग्जैक्टली यही डीकोड करने वाले हैं। एक सिनेमैटिक कॉर्पोरेट थ्रिलर की तरह हम समझेंगे कि कैसे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि को लिटरली जीरो से उठाकर इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी एम्पायर बना दिया। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं होगी। हम उस साइकोलॉजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, नेशनलिज्म और उस अटूट कंज्यूमर ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे जिसने एस्टैब्लिश्ड मल्टीनेशनल कंपनियों की नींव तक हिलाकर रख दी। तो चलिए सीधे इसके कोर में चलते हैं। हमारा आज का ये पूरा इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस सिर्फ इस एक सबसे बड़े सवाल पर टिका है। आखिर एक योग गुरु ने अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियों से बेहतर इंडियन कंज्यूमर्स को कैसे समझ लिया? वो ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक और रणनीति समझ थी जिसने एक भगवाधारी सन्यासी को उन जायंट्स पर भारी कर दिया जो दशकों से हमारे मार्केट पर राज कर रहे थे? ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कोई आम बिजनेस बायोग्राफी नहीं है, ये मार्केट डिसरप्शन की एक मास्टर क्लास है। एक नंबर सुनिए, 10,561 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2017 तक पतंजलि ने यह माइंड बॉगलिंग रेवेन्यू हिट कर लिया था। जरा सोचिए, जिस वक्त बाकी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां 8 से 12% की ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही थीं, पतंजलि ने सीधा 20 गुना ग्रोथ रिकॉर्ड की। ये फिगर क्लियरली साबित करता है कि हम यहां सिर्फ किसी आध्यात्मिक अभियान की बात नहीं कर रहे, हम एक कोलोसल फाइनेंशियल पावर हाउस की बात कर रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सारे रूल्स ही बदल के रख दिए। भाग 1, योग गुरु का मास्टर प्लान। इस पूरे साम्राज्य की जड़ें उस दौर से जुड़ी हैं जब बचपन में फेशियल पैरालिसिस और एलोपैथिक इलाज के विरोध ने रामदेव के अंदर वेस्टर्न मेडिसिन के खिलाफ एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। फिर 1988 में गुरुकुल में उनकी मुलाकात होती है आचार्य बालकृष्ण से, और यहीं से नींव पड़ती है एक परफेक्ट पार्टनरशिप की, जहां एक तरफ रामदेव बन गए कंपनी का चेहरा, वहीं बालकृष्ण बने इस पूरे साम्राज्य का दिमाग। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंटल ब्रांडिंग। देखिए, कोई भी आम कंपनी क्या करती है? पहले प्रोडक्ट बनाती है, फिर मार्केटिंग और एड्स पर करोड़ों खर्च करती है, राइट? लेकिन पतंजलि ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपना एक भी प्रोडक्ट बेचने से पहले एक मैसिव और लॉयल ऑडियंस खड़ी कर दी। टीवी पर फ्री योगा कैंप्स के जरिए जब रामदेव रोज सुबह लाखों लोगों को फ्री में योग सिखा रहे थे ना, तब वो सिर्फ हेल्थ नहीं बांट रहे थे, वो एक्चुअली में एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे जिसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कितना भी पैसा फेंक कर खरीद नहीं सकती थी। जरा इस ट्रस्ट डिविडेंड के स्केल को समझिए। 1988 में रामदेव और बालकृष्ण मिलते हैं, फिर 2002 में आस्था और संस्कार जैसे चैनल्स पर उनके टीवी योगा कैंप्स बड़े पैमाने पर शुरू होते हैं, और उनकी एफएमसीजी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लॉन्च होती है 2006 में। मतलब समझ रहे हैं आप, कंपनी के एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आने से पूरे 4 साल पहले ही देश के करोड़ों लोग हर सुबह उनके साथ जुड़ चुके थे। बिना एक भी रुपया खर्च किए उनके पास कस्टमर्स की एक ऐसी रेडीमेड ऑडियंस थी जो उन पे आंख बंद करके भरोसा करती थी। भाग 2, स्वदेशी, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। अब इसी भरोसे के ऊपर शुरू होता है पतंजलि का अगला और सबसे अग्रेसिव मूव। उन्होंने मार्केट में आकर सिर्फ ये नहीं कहा कि उनका प्रोडक्ट बेटर है या सस्ता है, उन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को अपना सबसे बड़ा बिजनेस वेपन बनाया और सीधे तौर पर फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका मैसेज बहुत ही क्लियर था। बाबा रामदेव का कहना था कि उनका मकसद भारत को विदेशी कंपनियों की आर्थिक गुलामी और लूट से बचाना है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अचानक से एक सिंपल सा टूथपेस्ट या शहद खरीदना अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं रहा, बल्कि उसको एक पेट्रियोटिक ड्यूटी, एक देशभक्ति के काम में बदल दिया गया। ये नैरेटिव सेट किया गया कि विदेशी ब्रांड खरीदने का सीधा मतलब है देश का पैसा देश से बाहर भेजना। खैर, इस एक नैरेटिव ने एफएमसीजी मार्केट को सिर्फ क्वालिटी का बैटल ग्राउंड नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन वर्सेस इंडियन प्राइड का वॉर जोन बना दिया। अब देखते हैं कि ये कॉर्पोरेट मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता था। एक तरफ था मल्टीनेशनल कंपनियों का ट्रेडिशनल प्लेबुक, जहां बॉलीवुड स्टार्स को साइन करने पर करोड़ों खर्च किए जाते थे और उनके कॉर्पोरेट ओवरहेड्स आसमान छू रहे थे। और दूसरी तरफ पतंजलि का बिल्कुल हटके जीरो एंडोर्समेंट कॉस्ट मॉडल। उनके ब्रांड एम्बेसडर खुद बाबा रामदेव थे जो टेक्निकली फ्री में ये काम कर रहे थे, और इसी बचत की वजह से पतंजलि एक लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम मॉडल पर काम कर पाया और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में मौजूद बाकी ऑप्शन से 15 से 30% सस्ता बेच पाया। ये एक रियल गेम चेंजर था।
और इस पतंजलि इफेक्ट ने ना पूरे मार्केट में एक भूचाल लाकर रख दिया। जो कोलगेट दशकों से इंडियन मार्केट पर राज कर रही थी, उसको दंत कांति के सामने अपना मार्केट शेयर खोना पड़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL इतने प्रेशर में आ गई कि उन्हें आनन फानन में इंदुलेखा को एक्वायर करना पड़ा और लिवर आयुष को रीलॉन्च करना पड़ा। यहां तक कि नेस्ले और डाबर जैसी दिग्गज कंपनियों को भी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदलनी पड़ी। इन बड़ी कंपनियों को फाइनली ये समझ आने लगा था कि अब इंडियन कंज्यूमर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है और उन्हें भी मजबूरन आयुर्वेद और नेचुरल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना पड़ा। भाग 3 रुचि सोया वित्तीय चक्रव्यूह। 2019 में आकर पतंजलि ने एक ऐसा कॉर्पोरेट मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का दिमाग हिला दिया। उन्होंने दिवालिया हो चुकी एक बहुत बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी रुचि सोया को एक्वायर करने का डिसीजन लिया, और सच कहूं तो इस एक कदम ने इस एम्पायर की पूरी पिक्चर ही बदलकर रख दी। एक्विजिशन से पहले की कहानी सुनिए। रुचि सोया पर भारत के नेशनलाइज्ड बैंक्स का लगभग 12,146 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन था। ये कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी और बैंकों को अपना हजारों करोड़ रुपया लिटरली डूबता हुआ नजर आ रहा था। सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। खैर, अब यहां जो फाइनेंशियल चक्रव्यूह रचा गया वो आपको सच में हैरान कर देगा। पतंजलि ने इस पूरी दिवालिया कंपनी को सिर्फ 4,350 करोड़ रुपए में खरीद लिया। मतलब बैंकों को अपने पुराने कर्ज पर सीधा 57% का हेयर कट यानी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिन बैंकों ने ये करोड़ों का नुकसान झेला ना, उन्हीं बैंकों ने पतंजलि को इस कंपनी के टेकओवर के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपए के नए लोन दे दिए। सोचिए इस बारे में, पतंजलि को इफेक्टिवली एक इतना बड़ा रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग फ्री में मिल गया। ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग थी। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। टेकओवर के बाद जब रुचि सोया को वापस स्टॉक एक्सचेंज पर रीलिस्ट किया गया, तो एक बहुत छोटे से सिर्फ 1.1% के पब्लिक फ्लोट के साथ इसका शेयर प्राइस 8,000% तक रॉकेट की तरह ऊपर भागा। 8,000%! ये एक अनइमेजिनेबल उछाल था। इस ड्रामेटिक ट्विस्ट ने रातों रात एक मैसिव कॉर्पोरेट वेल्थ क्रिएट कर दी। हाँ, इसके बाद सेबी ने FPO के दौरान कुछ मैनिपुलेशन की शिकायतों की जांच जरूर की थी, लेकिन एंड ऑफ द डे कंपनी फाइनली कर्ज मुक्त और प्रॉफिटेबल बन गई। भाग 4 विवाद, अदालत और संकट। देखिए, हर एम्पायर एम्पायर की तरह पतंजलि को भी अपने पीक पर पहुंचने के बाद कई बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। हम यहां एक इन्वेस्टिगेटिव डीप डाइव कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर इस एम्पायर का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। अब बारी थी ब्रांड फटीग की, प्रोडक्ट क्वालिटी पर उठने वाले सवालों की और उस भयंकर लीगल और मीडिया प्रेशर की जिसने इस ब्रांड को चारों तरफ से घेर लिया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखने को मिला, जब कोरोनल कंट्रोवर्सी सामने आई। मद्रास हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पतंजलि कोरोनल ब्रांड नेम का यूज नहीं कर सकती और लोगों के डर का फायदा उठाने के चलते उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी उनकी सीधी टक्कर हुई और मिसलीडिंग क्लेम्स को लेकर न्यायपालिका ने उन्हें काफी कड़ी फटकार लगाई। एक वक्त पर जो अग्रेसिव टोन इस ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उनके लिए सबसे बड़ी लीगल मुसीबत बन रही थी। और पता है, ये संकट सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं था। 2018-2019 आते आते उनकी अर्बन सेल्स वॉल्यूम में 2.7% की गिरावट आई। आर्म्ड फोर्सेस के स्टोर्स ने क्वालिटी इश्यूज को साइट करते हुए पतंजलि के आंवला जूस की सेल तक रोक दी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके विज्ञापनों को फॉल्स और मिसलीडिंग बताते हुए उन्हें लगातार कई वार्निंग्स दी। और हाल ही में इन्हीं भ्रामक दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंस स्क्रूटनी हुई ना, उसने उनके बिजनेस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क खड़ा कर दिया। उन्हीं की रणनीतियां उन्हीं पर बैकफायर कर रही थीं। भाग 5 साम्राज्य का नया अवतार। जब भी कोई एम्पायर इतने बड़े संकटों से घिरता है ना, तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो मिट जाओ या फिर खुद को पूरी तरह इवॉल्व कर लो। और यहीं से शुरू होती है पतंजलि 2.0 की कहानी। खुद को मार्केट में बचाए रखने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अब एक प्रॉपर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एंटिटी बनने का फैसला किया। उनकी ये नई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उनकी Q2 2025 की अर्निंग्स कॉल क्लियर दिखाती है कि अब वो सिर्फ सस्ते ऑल्टरनेटिव्स नहीं बेच रहे हैं, वो अब प्रीमियम एडिबल ऑयल्स और हाई एंड ग्रोसरी आइटम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। पतंजलि फूड्स के जरिए उन्होंने एक काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपनाया है।
पर यहाँ सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट क्या है? जो ब्रांड कभी मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे बॉलीवुड एंडोर्समेंट्स का खुलकर मजाक उड़ाता था ना, आज उसने खुद अपनी न्यूट्रास्यूटिकल रेंज को प्रमोट करने के लिए शाहिद कपूर जैसे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार को साइन किया है। आज के वक्त में अगर आप देखें तो पतंजलि सिर्फ एक आयुर्वेदिक दवाइयों का ब्रांड नहीं रह गया है। ये एक मैसिव लाइफस्टाइल कॉरपोरेट ग्रुप बन चुका है, जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पतंजलि फूड्स ने अपने होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस को भी इसमें इंटीग्रेट कर लिया है और रूरल इंडिया के एफएमसीजी मार्केट में इनकी पकड़ आज भी सॉलिड है। इतने सारे विवादों और लीगल बैटल्स के बावजूद पतंजलि आज एक कंप्लीटली डेट फ्री और हाईली प्रॉफिटेबल कॉरपोरेट पावर हाउस खड़ा है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। जिस एम्पायर की नींव ही मल्टीनेशनल कंपनियों के लॉजिक को नकारने और उनके विरोध पर रखी गई थी, क्या वो अब तब सर्वाइव कर पाएगा जब वो एक्चुअली में खुद ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है? एक तरफ एक विद्रोही सन्यासी की ओरिजिनल इमेज और दूसरी तरफ इन कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स के महंगे प्रीमियम मॉडल्स, क्या इन दोनों का आपस में कभी कोई तालमेल बैठ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही।